नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और इसके तहत आज मैं आपको व्यंजन टॉपिक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई थी। उसमें बताया था कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उससे जो वायु बाहर निकलती है वो मुंह में बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराव के बाहर निकल जाती है। वही व्यंजन इसके ठीक विपरीत है। व्यंजन में क्या होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु बाहर निकलती है हमारे मुंह से, वो मुंह के विभिन्न अंगों से टकराती है। वो टकराकर अलग अलग टोन में बदलती है, इसीलिए इसे व्यंजन का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुंह के आंतरिक अंगों जैसे जीवा, मूर्धा, ओष्ठ से टकराकर बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। जबकि स्वर में क्या होता है, वो बिना टकराए बाहर निकलती है। ठीक है, आगे चले। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यंजन को पूरा करने के लिए अस्वर आवश्यक होता है। अपन पढ़ते हैं कि भाई क होता है, वो कैसे बना है? क आधा और अ पूरा। मतलब सिंपल है। एक परिभाषा ये भी बनती है कि स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन के उच्चारण में अन्य तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि क्या होता है? स्वर। जैसे कि अपन अगर बात करें की, वो कैसे बना है? हमारा क प्लस बड़ी ई, है कि नहीं? अगर अपन सिंपल क की बात करें, उसका उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें क ऑटोमेटिकली ऐड होता है। उसके ऐड होने के बिना हम क का उच्चारण कर ही नहीं सकते। आया समझ में? इसका मतलब स्वर के उच्चारण के लिए, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। एक बात तो आपको ये समझ लेनी है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो व्यंजन की जो उच्चारण करेंगे तो वो हमारे मुंह के किसी न किसी अंग से टकराएगी और तब बाहर निकलेगी। बात आई दूसरे नंबर की, दूसरी परिभाषा की, तो वह है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। वो मेनली कौन सा होता है? अ। अगर हम क बोल रहे हैं तो उसमें आधा क और अ शामिल होता है। आया समझ में? ठीक है, आगे चले। टोटल व्यंजन कितने हमारे? तो हमारे पास टोटल 33 व्यंजन होते हैं। 33। वैसे पकवान की बात करें तो 52 पकवान होते हैं, पढ़ते हैं ना, 56 भोग, तो 56 होते हैं। लेकिन अपने व्यंजन की बात करें तो वो कितने? 33 है, हिंदी वाले। ठीक है, व्यंजन के प्रकारों की बात कर लेते हैं। व्यंजन अलग अलग बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन मेनली आपको 3 याद रखने हैं जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो 33 की गणना करेंगे हम, इसके हिसाब से करेंगे। करो भाई। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से क्या समझ में आता है? कहीं ना कहीं ये व्यंजन कहीं ना कहीं स्पर्श होंगे, टच होंगे, उस हिसाब से स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है एक उष्म व्यंजन है। इन सब की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। आगे समझ में? नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। स्पर्श यानी जब इनका उच्चारण करेंगे तो ये विभिन्न अंगों से टकराएंगे, स्पर्श करेंगे, तब जाके उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से? क वर्ग है, च, ट, त, प। ये 5 वर्गों में से बांटा जाता है अलग अलग। ये 5 जगह से टच होते हैं, इसलिए इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन जगह से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये हमारे होता है कंठ से, ये होता है तालु, ये होता है मूर्धन्य से, मुर्दा लिखते हैं, वैसे तो मुर्दा लिख देता हूँ, मूर्धा से। ये होता है दंत से, ये होता है ओष्ठ से। ये सीक्वेंस आपको याद रहना है, आगे भी काम आएगा, यहाँ भी आप समझ लो। स्पर्श व्यंजन यानी क वर्ग होता है जो हमारा क, ख, ग, घ, ण, ये तीनों की तीनों कंठ से निकलते हैं, कंठ से टकराकर इनकी ध्वनि निकलती है। वहीं बात करें हम च वर्ग की, जिसके अंदर हमारा च, छ, ज, झ और ए आता है, वो हमारे तालु से टच करता है। तालु बताइए आपको, जो हमारे मुंह का हिस्सा होता है नीचे वाला, उसे तालु कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को मुर्दा बोलते हैं। जीभ हमारी होती है। दांत का मतलब समझ में आता है, दांत है ही। ओष्ठ यानी होठ। ठीक है, पांचों का मतलब भी समझ में आना चाहिए। फिर आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारे मूर्धा को टच करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। वहीं बात करें त वर्ग की, तो त, थ, द, ध, न, ये हमारे दांत से टच करके उत्पन्न होते हैं। वहीं बात करें हम प वर्ग की, तो प वर्ग दोनों होठों के मिलने के बिना बोल ही नहीं सकते। प बोलोगे तो आप दोनों होठ आपस में मिलेंगे। प, फ, ब, भ, म टच होते हैं। तो इन्हीं आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। टोटल 5 है। 5 एक वर्ग में 5 होते हैं, टोटल 5 वर्ग है, और एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। आगे समझ में? आगे चले, कंटिन्यू करूं? ठीक।
ठीक है। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है न ही व्यंजनों की भांति होता है, जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अंतस्थ मतलब जी देखो, इनको जो लिखे हैं ना उनको बोल के देखो, य र ल व, य र ल व, य र ल व। देखो ये टच तो होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से, कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते हैं। ये बोल के देख लो, ये टच तो होंगे लेकिन पूरी तरह से, ऐसे नहीं कि ऐसी वाली फीलिंग, जैसे कि अपन टै बोलते हैं, टै तो पूरी रूप से टच करता है, पै दोनों होठ आपस में मिलते हैं, लेकिन इन कंडीशन में ऐसा। अंतस्थ यानी कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में ही टच होते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते। वो कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ। 4 ही हैं, याद रख लेने, य र ल व। कौन से? य र ल व, य र ल व, य र ल व। ओके, तो 4 हमारे कौन से हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, जो कि य, र, ल और व है। ठीक है। इसके बाद इसमें से भी 2 को अर्धस्वर माना गया है। ये आप याद रख सकते हैं कि 2 इनमें से कौन से अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर 2 ही हैं। कौन कौन से? एक ये है और एक वह है, ये और वह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अर्धस्वर वाला, इसलिए आपको याद रखना है। शायद किसी एग्जाम में है पूछा हुआ, मुझे अच्छे से याद है, तो आपको ये याद रखना है, ये और वह वाला। तो ये और वह क्या हुआ? अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अर्धस्वर से कहीं ये नहीं समझ लेना कि स्वर में चला गया है, नहीं, ये व्यंजन ही है लेकिन इनका नाम स्वर से दिया गया इसलिए अर्धस्वर है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। तो बिना गड़बड़ के ये याद रखना है आपको। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिए? स्पर्श व्यंजन पढ़े, टोटल कितने पढ़े? 25 पढ़े। कितने वर्ग? कैसे लेकर प तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अपन ने कितने पढ़े? 4 पढ़े। कौन कौन से? य, र, ल, व। और इसमें भी 2 कौन से? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट क्या है? अर्धस्वर है। क्या है? अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है इन्हें। फिर एक हमारा लास्ट बचता है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, उष्म व्यंजन। देखो इसमें बोलने से पता चल जाएगा, स है, स है, इन सभी में वायु बहुत तेजी से गर्म वायु बाहर निकलती है। स है। वैसे तो इन तीनों का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि यूपी वाले हैं वो इसका उच्चारण बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आप में से कोई हो तो इनका उच्चारण कैसे करते हैं प्लीज़ हमें भी बताएं, हमें भी करना है। तो मुझे प्रॉपरली नहीं आता है, लेकिन हाँ इन तीनों में भी डिफरेंस होता है उच्चारण के नज़रिए से। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं इसके साथ है। तो ये 4 जो है वो हमारे उष्म व्यंजन की संज्ञा में आते हैं। तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार देख लें। अपन ने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं, तो अगर मुंह के अलग अलग अंगों से टकराकर वायु बाहर निकलती है या फिर जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, टोटल 33 होते हैं, जिनमें से 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो 25 होता है, फिर 4, टोटल हो गए 29, 29 और 4 33। आगे समझ में? ये तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक लास्ट होता है हमारा उष्म व्यंजन। ये होते हैं स है, ये होता है य, र, ल, व। इसमें फर्स्ट और लास्ट क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर, कंफ्यूज नहीं करना है, स्वर मतलब स्वर में नहीं जाना, व्यंजन ही है ये। स्पर्श में कैसे लेके म तक के वर्ण सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं, जो कि 5 जगह टच करते हैं, लिए 5 वर्गों में बांटा जाता है। क वर्ग किससे टच करता है? कंठ से टच करता है। च वर्ग हमारे कंठ के बाद तालु से टच करता है। उसके बाद हमारे आता है च के बाद ट वर्ग। ट वर्ग हमारे मूर्धा से ऊपर वाले से टच करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड लास्ट त वर्ग, जो कि हमारे तालु से दंत से टच करता है। और लास्ट हमारा आ जाता है कौन सा? प वर्ग, जो कि हमारा किससे टच करता है? जीवा, सॉरी, हाँ होठों से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से याद हो जाएगा। तो ये 33 के 33 मैंने आपको एक बार बता दिए। फिर इसके अलावा और कौन कौन से डिवीज़न किए हुए हैं, कौन कौन से वो किए हुए हैं, वो आपको एक साथ मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। देखो मेनली 2 भागों में बांटा जाता है इन्हें। कौन कौन से? एक तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, एक होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान यानी फेफड़ों से उठने वाली वायु मुंह के विभिन्न मार्गों से जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर उस अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। सिंपल है भाई, जहाँ से जिह्वा टच करते हुए उस वर्ण को निकालती है, वापिस सुनना, जहाँ से जिह्वा उस वर्ण को टच करके उच्चारित करती है, निकालती है, तो वहीं उसी जो जहाँ से निकलता है ना वो वर्ण, उस वर्ण का वो उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि अगर जिह्वा मूर्धा को टच करके निकाल रही है तो मूर्धा उसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगर होठ आपस में टकरा कर उसको निकाल रहे हैं तो ओष्ठ उसका स्थान हो जाएगा।
अगर दो शब्द मिलके भी, जैसे दंतोष्ट हो सकता है, आया समझ में, तो इस तरह से अलग अलग आपका डिवीजन हो जाएगा। तो जो जिस जगह से निकलता है वो उच्चारण स्थान कहलाता है, ये समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ। देखो कंठ होता है, वहाँ से क ख ग घ ण ये तो निकलता है। इसके अलावा दो चीज़ें और निकलती है और विसर्ग। है और विसर्ग भी हमारे कंठ से निकलता है। तालव्य की बात करें, च वर्ग तो हमारा निकलता ही निकलता है। इसके साथ च वर्ग के साथ य और स, य और स हमारे कहाँ से निकलता है? तालव्य से निकलता है, तालु से निकलता है। मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग यहाँ से निकलता है, साथ में र और स षटकोण वाला वो हमारे मूर्धन्य से निकलता है। वहीं दंत की बात करें तो दंत से त वर्ग निकलता है, साथ में ल और स हमारे साथ में निकलते हैं। ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग निकलता है, साथ में व निकलता है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? तो ऐसे याद कराता हूँ, देखो कैसे याद रखना है। क वर्ग में क तो आएगा ही आएगा, तालु में च वर्ग, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग और इसमें प वर्ग, ये तो अपने को याद है। इसके बाद इसमें क्या क्या ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें देखो च से शुरू करना चीज़ें, य र ल व, ठीक है। ये स वाला सिस्टम है ना, आपको ऐसे याद रखना है हमेशा। पहले शंकर वाला ही आता है, फिर उसके बाद षटकोण वाला ही आता है, उसके बाद फिर स्लेट वाला आता है, फिर ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसमें है बच गया, तो है यहाँ नहीं आता, बस ये याद रखना यहाँ पर आ जाता है, क के साथ, क के साथ है आ जाएगा, तो है यहाँ आ गया, साथ में विसर्ग इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल याद रख सकते हो, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखो वापिस समझा देता हूँ। क वर्ग, फिर क वर्ग के बाद च वर्ग, च के बाद ट वर्ग, ट के बाद त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग। फिर कैसे याद रखेंगे? च से शुरू करेंगे, च से शुरू करेंगे कैसे? य र ल व, ठीक है। फिर य र ल के साथ क्या क्या आएगा? स। फिर है यहाँ आना चाहिए, जो कि ऊपर चला जाएगा, है यहाँ, और है के साथ विसर्ग। आगे समझ में? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज, क्लियर, ओके। ये हो गया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये वाले एक साथ याद करने का मतलब आपने बहुत बड़ा पहाड़ साफ कर लिया, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नासिक्य, नाक से निकलते हैं तो वो नासिक्य हो जाते हैं। दंतोष्ट, जो दांत और होठ दोनों एक साथ निकलता है वहाँ से, वो वाले हो जाते हैं। काकल्य, जो हमारे काकल्य से निकलता है, एक होता है वर्तस्य। ये दोनों आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा मैं। ये दो तो आपको समझ में आ रहे होंगे, और दो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे इधर वाले, कौन से? प्रयत्न वाले। प्रयत्न वालों बात कर लेते हैं। देखो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न प्रयत्न कहलाता है। मतलब उच्चारण करते समय जो हमारा मुख जो कोशिशें करता है, जो ट्राई करता है, जो प्रयत्न करता है, वही उसी के आधार पर इसे बांटा जाता है। देखो दो तरह के प्रयत्न होते हैं, एक तो होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य प्रयत्न। एक मतलब जो हमारा मुंह अंदर से प्रयत्न करता है वो, एक होता है जो बाहर से, क्योंकि मुंह की शेप भी चेंज होती है बहुत बार गोल, मुंह गोल बनता है, कभी कैसा बनता है, तो उस हिसाब से इसे दो टाइप में बांटा गया, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक में आता है एक स्पर्शी व्यंजन, फिर आता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर आता है लुंठित व्यंजन, फिर होता है संघर्षहीन व्यंजन, एक आता है पार्श्विक व्यंजन, एक आता है संघर्षी व्यंजन, एक आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, एक आता है नासिकीय व्यंजन। तो ये व्यंजन इसमें आते हैं। कितने टाइप के? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 प्रकार तो हमारा अभ्यंतर में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बाह्य प्रयत्न वाले। बाह्य प्रयत्न भी दो भागों में बांटा गया है। इनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कौन कौन सा? एक होता है श्वास वायु के आधार पर, और एक होता है कंपन के आधार पर। नाद बोल दो या कंपन बोल दो, एक ही बात होती है। श्वास वायु के आधार पर देखो, प्राण को क्या बोलते हैं? प्राण वायु बोलते हैं ना, प्राण वायु। प्राण वायु कौन सी है? हमारी ऑक्सीजन, श्वास जहाँ से लेते हैं हम, ठीक। तो इन सबको मिला के दिमाग में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने। श्वास के आधार पर है जो, यानी एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। फिर नाद कंपन के आधार पर, कंपन घोष आपने सुना हो, घोष हमारे कंपन का, या फिर उद्घोष, ये सब देखिए। घोष मतलब ये जो कंपन का पर्यायवाची होते हैं ना, वो घोष होता है एक। तो उससे अपन याद रख सकते हैं कि नाद कंपन के आधार पर जो चेंज हुए हैं वो घोष और अघोष दो प्रकार के हैं। या सघोष घोष एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो ये हमारे टाइप मैंने आपको मोटा मोटा समझाया। अब आगे हम इसे डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें देखो हम उच्चारण स्थान वाले अपन ये तो पढ़ ही लिए, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इसके बाद कौन सा बचता है? नासिक्य वाला। नासिक्य वाला पहले पढ़ लें यहाँ पे। तो नासिक्य वर्ण की बात करें, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़े से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नासिक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पंचम, यानी क वर्ग का पंचम कौन सा होता है? ण। फिर च वर्ग का अंतिम कौन सा होता है? इ। फिर ट वर्ग का अंतिम होता है ण। ण ण नाक से निकलते हैं सारे। फिर त का लास्ट में कोल्ला कौन सा होता है? न। फिर होता है हमारा प वर्ग का लास्ट होता है म।
मैं। ये सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? हमारे नाक से भी निकलते हैं। मुंह के साथ नाक से भी निकलते हैं, नासिक के। नासिक के मैंने आपको स्वर में बताए थे नहीं बताए थे? एक बताया था मैंने ये ओ, बताया था ना ओ, अरे ओ बताया था ऐसा। तो वो क्या थे? नासिक के वर्ण हैं जो नाक से निकलते हैं, मुंह के साथ नाक से भी जो निकलते हैं वो। तो वो कौन से होते हैं? सिंपल याद रह जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं है। सिंपल है कि जो वर्ण मतलब जो जिस वर्ग, हर वर्ग का जो पंचम वर्ग है या जो लास्ट वाला है, क्या का लास्ट हमारे पढ़ी रखा है, न्य, इया, ण, न, म, ये सब नाक से निकलने वाले वर्ण हैं, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलें। ठीक है, बात करते हैं दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ की बात करते हैं। उच्चारण करते समय नीचे का होठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, ऐसे वर्णों को दंतोष्ठ कहते हैं। देखो सुनो क्या बोल रहा है, नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांतों को टच करता है। देखो वह, बोलो वह होठ किसे टच कर रहा है? ऊपर वाले दांत से। वह कर रहा है। फ करता है। अगर सही ढंग से उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आएगा, होता है। तो वह फ दोनों याद रखने, वह फ। ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? दंत ओष्ठ व्यंजन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? दंत ओष्ठ, जिसमें नीचे वाला होठ ऊपर वाले दंत से टच करता है, दंत ओष्ठ। ठीक है, फिर होता है हमारे काकल्य। उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, यानी कंठ के भी नीचे स्थान होता है ना, यहाँ गोली बोलते हैं जिसे, हमारे साइड गोली बोलते हैं। तो यहाँ से मतलब बिल्कुल गहराई से जो शब्द निकलता है, बहुत भारी शब्द निकलता है जो गहराई से निकलता है, उन्हें कहते हैं काकल्य ध्वनि या काकल्य वर्ग। कौन से होते हैं? कै के साथ वाले लगते हैं ना, क्या है अंदर से निकलता है जैसे। विसर्ग तो अपन जब लगाएंगे, जैसे कि हम बात करें प्रातः है, आता है अंदर से नहीं आता, प्रातः है तो आ रहा है। दुख है, दुख अगर सही ढंग से उच्चारण करें दुख होता है ये। ठीक है, तो प्रातः है निकलता है ये, तो ये अंदर से निकलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनि, जो कंठ के नीचे वाले हिस्से काकल से निकलता है इसलिए। ओके, फिर एक है वर्तस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगा है, पहले नहीं पूछते लेकिन अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? तो उच्चारण करते समय जीभ वर्तस्य स्थान को स्पर्श करती है। पहले वर्तस्य समझ लेते हैं। ऊपर के होठों तथा मसूड़ों के मिलन बिंदु को के थोड़ा ऊपर का भाग होता है, उसे वर्तस्य कहते हैं। देख, ऊपर वाले होठ है और जो मसूड़े दोनों का एक स्थान होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला, देखो ये न वहाँ टच होता है जीभ, अगर सही ढंग से बोल रहे हो। न, ल, स, ज टच करता है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्तस्य ध्वनि कहलाएगी। तो कौन कौन सी है? नल सज, कैसे भी याद रखो, याद रखना पड़ेगा। नल सज। ठीक है, या फिर जसलीन से याद रख सकते हो, जसलीन। ठीक है, मेरे दिमाग में अभी आया ये जसलीन। जय से, फिर ये ल न, भाई ये चार है। जसलीन क्या है? वर्तस्य ध्वनि जसलीन है, वर्तस्य ध्वनि जसलीन है। तो उच्चारण वाले अपने कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पे। एक बार उच्चारण वालों को वापिस रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। देखो, उच्चारण वाले में सबसे याद रखना है कि उच्चारण स्थान को मेनली फोकस किया गया है। उच्चारण स्थान क्या होती है? जो ध्वनि जहाँ से उत्पन्न होती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इसमें मेनली अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं? इसमें मैंने कंठ बताया, तालव्य बताया, मूर्धन्य बताया, इसके बाद दंत बताया, फिर मैंने आपको ओष्ठ बताया। कंठ में कौन कौन से आते हैं? क वर्ग आता है हमारा, मैंने आपको बताया क वर्ग आता है, साथ में है आता और विसर्ग आता है। फिर मैंने च, ट, त, प बताया मैंने आपको। च के साथ य, फिर र, ल, व आता है। ठीक है, और इधर क्या आता है? फिर स और फिर स, ये बताया मैंने आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा है? कंठ वाला है, ये तालुका है, फिर मूर्धन्य, फिर आ जाता है हमारा दंत, फिर लास्ट में हमारा ओष्ठ आ जाता है। ठीक है, ईजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको चार बताए, नासिक्य, दंतोष्ठ, काकल्य, वर्तस्य फिर नीचे शुरू करते हैं वर्तस्य से। वर्तस्य मैंने आपको कैसे याद कराया? जसलीन से, जसलीन कैसे? ज, स, ल, न, ये होते हैं चार। ठीक है, कैसे पता चलेंगे वर्तस्य स्थान कौन सा होता है? तो भाई ये होता है हमारे जो दांत और मसूड़े का जो मिलन बिंदु होता है, दांत प्लस मसूड़े का मिलन बिंदु होता है, मिलन, उसके जस्ट ऊपर वाला होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्तस्य जगह स्थान कहलाता है। फिर काकल्य में कौन कौन सी ध्वनि आती है? है और विसर्ग इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, जो कि हमारे कंठ के नीचे वाले काकल स्थान से उत्पन्न होते हैं। फिर दंतोष्ठ क्या होते हैं? जिसमें दांत कौन सा? नीचे वाला दांत किससे? ऊपर वाले
होठ से टकराता है वो किसे क्या कहलाता है? दंतोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हमारे दो ही आते हैं, व और फ, व और फ, वफ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नासिक्य। नासिक्य जो लास्ट वाला हर वर्ग का पंचम वर्ग। कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको न्य, सॉरी न, इ, फिर आ जाता है हमारा न, फिर आता है हमारा न, फिर हमारा लास्ट मैं। तो ये सारे नासिक्य वर्ण में आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये वाला। फिर हम आ जाते हैं प्रयत्न वालों में। प्रयत्न में स्पर्शी पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी, उलुंठित, संघर्षहीन, पार्श्विक, संघर्षी, उत्क्षिप्त और नासिक्य। ठीक है, आगे पढ़ लें, आगे चलते हैं। ओके, फिर आ गया प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, कौन से? आंतर और बाह्य। आंतरिक की बात करते हैं सबसे पहले। वर्णों के उच्चारण में के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे आरंभ्यतर प्रयत्न कहलाता है। कौन कौन से इसमें? स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, लुंठित, संघर्षहीन, पार्श्विक, संघर्षी, उत्क्षिप्त और नासिक्य। सबसे पहले बात करेंगे संघर्षी व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? सॉरी, स्पर्शी व्यंजन की करते हैं। स्पर्शी व्यंजन सिंपल है, स्पर्श से संबंध होगा इसका। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाद बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपको जस्ट ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ मैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्या मैंने आपको इसके वर्ग भी बताए थे। तो स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से? कै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, तो ये वाले हमारे कौन से हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। तो कै, फिर इसमें च वर्ग नहीं आएगा, फिर टै, फिर आएगा हमारा तै और फिर हमारा आएगा पै। इसमें नासिक्य वाले नहीं आएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, च वर्ग इसमें नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ हट जाएगी, यानी पंचम वर्ण हट जाएगा, च वर्ग हट जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा 25 नहीं है, सॉरी, ये 4 चक्कू 16 आएंगे। हाँ, 16 इनकी संख्या रहेगी। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने रहेंगे? 16 इनके स्पर्शी व्यंजन रहेंगे, जिसमें कै वर्ग आएगा, टै वर्ग आएगा, तै वर्ग और पै वर्ग आएगा, च नहीं आएगा। फिर इसके अलावा पंचम वर्ण नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? पंचम, जो नासिक्य वाले वो इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्पर्शी व्यंजन। फिर आ जाते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ संघर्ष के साथ श्वास वायु से बाहर निकलती, वो आ जाता है हमारा च वर्ग वाला। ठीक है, तो च वर्ग किसमें आएगा? स्पर्श संघर्षी में आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? कुछ घर्षणों के साथ वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी। जो बोल के देखो, च, च, छ, ज, झ। ठीक है, फिर नासिक्य व्यंजन अपन पढ़ चुके हैं। कौन से? जो अंतिम वर्ण होंगे वो इसमें आ जाएंगे, पंचम वर्ण, जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के साथ नासिका दोनों से बाहर निकले, वो नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, उत्क्षिप्त, द्विस्पष्ट, द्विगुण, ताड़नचात व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 नाम इसके हैं। ये चारों नाम आपको आइडिया रहना चाहिए। कैसे? देखो, मैं आप समझा देता हूँ इसका मतलब। तो देखो, द्विस्पष्ट का मतलब होता है जब कोई वर्ण उच्चारण के लिए 2 बार टच करवाता है खुद को, तो द्विस्पष्ट हो जाएगा। द्विगुण, वही 2 का एक साथ 2 गुण इसके अंदर, इसलिए द्विगुण कहते हैं इसे। ताड़नजात कहते हैं इसलिए, और उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन इसे कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। कौन से? बिंदी वाले। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। फिर है हमारा उल्लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीवा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा में कंपन भी होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो 2 नाम होंगे ऑटोमेटिकली। एक तो लुंठित, क्योंकि जीवा के ऊपर लुढ़क कर बाहर निकलती है, इसलिए लुंठित हो जाएगा। और जीवा में कंपन भी होता है, इसलिए प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। र, बोल के देखो, र, र, र। लगता है ना कंपन हो रही है, साथ में इसमें लुढ़क के भी बाहर निकलते, र, 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 र। कैसे भी बोल लो, इसमें कंपन आना ही आना है। प्रकंपित व्यंजन कहलाता है या लुंठित व्यंजन कहलाता है। कौन सा? र। फिर आ जाता है संघर्षहीन, जिसमें कोई संघर्ष नहीं है बोलने में, उच्चारण करने में। उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, जिन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। पढ़ चुके अपन कौन से? फर्स्ट और लास्ट बताया था, ये र, ल, व के अंदर। तो ये और वह, यही हमारे अर्धस्वर भी हैं, यही हमारे संघर्षहीन व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, फिर एक हमारा पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक। पार्श्व यानी होता है बगल में या पड़ोस में।
जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकलती है, मतलब जिह्वा के साइड में से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। कौन सा है ये? ल। ल देखो लुंठित होती है हमारी जीभ, मतलब मुड़ती है और फिर दोनों साइड में से हवा बाहर निकलती है, ल। ल। वहीं बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन, सॉरी संघर्षी व्यंजन की। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयवों इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना सकरा हो जाता है कि वायु बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, अतः इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स, बिल्कुल बारीक पतली लाइन में से बाहर निकलना पड़ता है इन वर्णों को। देखो स है, स है, बिल्कुल पतली लाइन में से इनको बाहर निकलना होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे अभ्यंतर व्यंजन। ठीक है, इनको अब डिटेल में आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार फटाफट से। देखो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन है? तो स्पर्शी का मतलब जो स्पर्श करते हुए, टच करते हुए बाहर निकल रहे हैं, इनमें कौन कौन से शामिल? दो, ये दोनों एक साथ याद रखने की कोशिश करनी है, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी। संघर्ष किस वर्ग में आता है? च वर्ग में संघर्ष आता है। किस में आता है? च वर्ग में संघर्ष आता है। जो अपन ने 5 पढ़े थे ना स्टार्टिंग वाले, जो अपन ने 25 पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन वाले, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था ना अपन ने एक, जिसमें 25 वर्ण थे, उन 25 को 3 में डिवाइड किया इन्होंने। कैसे कैसे डिवाइड किया इन्होंने? किया देखो, एक तो स्पर्श व्यंजन में, एक स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में, एक किया इन्होंने नासिक्य के अंदर। ये 3 डिवीजन किए इन्होंने। इसके अंदर 16 वर्ण रखे इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने 4 वर्ण रखे, और नासिक्य के अंदर इन्होंने 5 वर्ण रखे। स्पर्शी स्पर्श व्यंजन में देखो इन्होंने रखा क वर्ग, क ख ग घ, फिर ट वर्ग को हटा दिया इन्होंने, ट वर्ग यहाँ रखा, च छ ज और झ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने त वर्ग रखा, त थ द ध, साथ में वो प वर्ग रह गया, ट वर्ग है, ट ठ ड ढ, और साथ में लास्ट प फ ब और भ। ये इसके अंदर रखे गए 16 वर्ण, ये यहाँ पर 4 वर्ण, 16 4 20 और 5 इसके अंदर आ जाते हैं नासिक्य के अंदर। कौन कौन से हमारे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, न, ये, फिर हमारा ण, फिर हमारा न, और फिर लास्ट हमारा म। ये सारे 5 वर्ण इसमें आ जाते हैं नासिक्य वाले के अंदर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 25 स्वर स्पर्श व्यंजन थे, जिनको हम 3 में डिवाइड करके पढ़ते हैं, स्पर्श संघर्षी और नासिक्य वर्ण। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, फिर बात करते हैं, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब लुंठित व्यंजन की बात करते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल र, जिसे प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। क्यों? क्योंकि इसमें जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है और जिह्वा के ऊपर से वायु लुढ़क कर बाहर निकलती है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। बात करें संघर्षहीन व्यंजन की। संघर्षहीन व्यंजन में क्या क्या आता है? तो संघर्षहीन व्यंजन जिसमें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना संघर्ष के वायु बाहर निकल जाती है, इन्हें कौन सा, इसे और क्या कहा जाता है? इसे वो अर्धस्वर कहा जाता है। मैंने आपको बताया था अर्धस्वर, मैं पहले बढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से? ये, सॉरी, फर्स्ट और लास्ट, ये और वह, ये रह ल वह, मैंने बताया था ना। ठीक, तो ये हो गया हमारे संघर्षहीन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? जिसमें वायु जिह्वा के दोनों साइड से बाहर निकलती है, पार्श्व से, बगल से बाहर निकल जाती है। कौन सा है? ल। कौन सा है? ल। फिर आता है हमारा संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनमें जो 2 अंग है वो आपस में इतने समीप आ जाते हैं कि उसमें से वायु निकालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे? तो वो होते हैं हमारे स है, ये तीनों स और है। इसका मतलब ये कौन से कहलाएंगे? अगर उस पहले वाले के हिसाब से देखें, मैंने पहले पढ़ाया था ना आपको, तो वो हो जाएंगे उष्म वाले, पढ़ाया था ना उष्म वाले में मैंने आपको। तो उष्म और संघर्षी व्यंजन एक ही होता है, उष्म और संघर्षी व्यंजन एक ही होता है, दोनों 4 होते हैं। फिर उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने आपको 2 बताए, ड और ढ, जिनका दूसरा नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन है, द्विस्पर्शी व्यंजन है, ये पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है उत्क्षिप्त का? इसमें क्या होता है कि जो जिह्वा है वो 2 बार टच करती है, मतलब 2 बार टच करने के बाद ये वर्ण बाहर निकलता है, इसलिए नासिक मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से अपन ने कौन से वाले पढ़ लिए? अभ्यंतर पर्यटन वाले जो एग्जाम्पल्स है, जो व्यंजन है, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा है बाह्य पर्यटन वाले। ये क्या होते हैं? वे वर्णों का उच्चारण अंत में होने वाला प्रयत्न, जब वर्ण का उच्चारण होता है उसमें लास्ट में जो भी काम होता है वो होता है बाह्य प्रयत्न का काम। ये दो आधारों पे होता है। कौन कौन से आधार है इसके? एक होता है श्वास वायु के आधार पर, एक होता है कंपन या नाद के आधार पर। कौन कौन से? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे श्वास वायु के आधार पर।
ठीक है। कौन कौन से अल्पप्राण की बात करते हैं सबसे पहले। अल्पप्राण क्या है, तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है। भाई अल्पप्राण का मतलब क्या, अल्प यानी कम, श्वास वायु यानी श्वास, तो जब अल्प प्राण वायु बाहर निकले तब क्या कहलाएंगे, उसे अल्प प्राण कहेंगे। तो नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। कितने होते हैं अल्पप्राण व्यंजन, 30। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, अल्पप्राण, महाप्राण और ये घोष अघोष, ये मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल भी। अब मिक्स नहीं होने देना है, अपन इसको यहाँ पे क्लियर कर लेंगे बिल्कुल ही। जो अल्पप्राण होते हैं 19 व्यंजन, टोटल 30 होते हैं ये, जिसमें से 19 तो व्यंजन होते हैं हमारे, और 11 के 11 जो स्वर है सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। कंफ्यूज होएगा ही नहीं। अगर पूछे स्वर किस में आते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, साथ में अल्प प्राण होते हैं और घोष कौन से होते हैं, घोष होते हैं। ये दोनों चीज़ तो पहले याद कर लो, तो 11 तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे अपने दिमाग में। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो अल्पप्राण और घोष होते हैं, अल्पप्राण और घोष होते हैं, अल्पप्राण और घोष होते हैं। ठीक है, स्वर की बात तो खत्म। फिर आ जाते हैं हम 19 वाले गिनते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा किसे याद रखना है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ये किस में आएंगे हमारे 1 3 5 यानी क ख ण च छ ञ ट ड ण त द न प ब म। तो ये आ जाते हैं हमारे किसमें, अल्पप्राण के अंदर। साथ में कौन से आते हैं, य र ल व। कौन आता है, य र ल व, यानी अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तो हो जाएंगे हमारे 5 15, साथ में 4 19, तो ये तो हो गया हमारे व्यंजन, और साथ में 11 हो जाएंगे स्वर। इस तरह से टोटल 30 हमारे अल्पप्राण वाले होते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे महाप्राण में। इसमें क्या होता है, डबल श्वास वायु बाहर निकलती है। कितनी निकलती है, डबल, अल्पप्राण से दुगुनी श्वास वायु बाहर निकलती है, तो उसे कहेंगे हम महाप्राण। ये कितने होते हैं, ये टोटल 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। कैसे, सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें व्यंजन होते हैं, इसमें स्वर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्वर तो ऊपर अल्पप्राण के अंदर आ गया ना, तो इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें बचे हुए आ जाएंगे कौन कौन से, देखो उसमें था 1 3 5, तो इसमें आ जाएगा 2 बचा और 4 बचा, 2 और 4 इसमें आ जाएगा, यानी ख ग छ झ ढ ढ त थ ध फ और भ। तो ये आ जाएंगे हमारे 2 4 इसमें। इसके अलावा उसमें व्यंजन रह गए हमारे 33 में से, तो स और है इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो दोनों का अलग करके देखें एक बार, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो एक बताया अपन ने अल्पप्राण, एक पढ़ा हमने महाप्राण पढ़ा। इसके अंदर मैंने बताया 1 3 5, एक तो ये याद रखना है। इधर बताया 2 4, ठीक है। इधर सारे स्वर आ जाएंगे, इधर स्वर नहीं आएंगे। इधर आएंगे हमारे कौन से व्यंजन, सॉरी य र ल व, य र ल व। तो इधर क्या आएगा, स है, ये पढ़ा, ये टोटल। तो ये हो जाएंगे टोटल 30, और ये हो जाता है हमारे टोटल 14। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे के ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। 135 24 स्वर होंगे, इसमें नहीं होंगे, य र ल व होगा, इधर स होगा। ठीक है, फिर आएंगे कंपन के आधार की बात करेंगे। तो घोष, सबसे पहले बात करते हैं अय घोष की। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद उत्पन्न होता है, नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होगा तो अघोष हो जाएगा। यानी जिसके अंदर वो स्वर तंत्र में क्या नहीं होता, कंपन उत्पन्न नहीं होगा, तो हमारा अघोष में आ जाएगा। कौन कौन से होते हैं, इसमें 13 होते हैं टोटल। 13 में देखो पहला दूसरा तो इसमें आ जाएगा 12, और उसमें वाला इसमें आ जाएगा। देखो मैंने आपको देखो उसमें बढ़ाया, चॉइस वाला के साथ आता है उसमें, यानी हमेशा किस में आएगा, ये 12 का गुणज में आता है, 12 के गुणज वाले में तो उसमें आएगा। उसमें कौन कौन सा, देखो इधर अघोष और जो महाप्राण है वो एक साथ काम करता है लगभग। अगर वैसे देखें तो देखो, महाप्राण में अपन ने 14 पढ़े थे, इसके अंदर अपन 13 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 1 और 2 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन ने 2 और 4 पढ़े थे। इसके अंदर उसमें पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने इसमें कौन से पढ़े थे, उसमें इसके अंदर इसमें भी उसमें पढ़ा था, उसमें यानी स है, और इसमें स है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, इधर 14 होते हैं, इधर 13 होते हैं। 13 कैसे हो सकता है, 14 ही होने चाहिए ये भी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं इसमें है नहीं होता है। हाँ यार वही तो मैं सोचूं, है इसके अंदर नहीं आता भाई। ये गड़बड़ है। इसके अंदर उष्म तो होता है, उष्म, इसमें उष्म माइनस है होता है, उष्म माइनस है इसके अंदर शामिल नहीं होता उष्म वाला अघोष के अंदर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष हो गया। फिर हम बात करते हैं घोष की।
घोष में कौन से आएंगे, 31 हो जाएंगे ये। देखो स्वर तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर बचा कौन सा, अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व, य, र, ल, व, साथ में है। और इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें भी र रह गया, र भी इसमें आएगा। देखो 11 तो ये, साथ में एक 15, ये 15 और 5 20, 20 और 11 31 व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ मैं आपको इसको यहाँ समझा देता हूँ, बिल्कुल चारों चीज़ों को एक साथ, अलग से एक आपको डिटेल में बॉक्स बना के समझाता हूँ। देखो एक होता है हमारा महाप्राण, एक होता है हमारा अल्पप्राण, ठीक है। एक होता है हमारा घोष, अघोष इधर रखेंगे, और एक होता है हमारा घोष, ठीक है। इसके अंदर हमारे व्यंजन होते हैं 14, इसके अंदर होते हैं 13, इसके अंदर होते हैं 30, इसके अंदर होते हैं 31। अब देखो महाप्राण की बात करो, महाप्राण के अंदर हमारे आएंगे सबसे पहले उष्म वाले। उष्म वाले में कौन सा आता है, एक आएगा हमारा स, फिर आएगा स, फिर आएगा स, और फिर आएगा है। 4 तो ये हो जाते हैं, बाकी बचे 10। 10 में कौन कौन से आएंगे, तो पहला, सॉरी दूसरा और चौथा, हर, तो ये 15, 11 ये हो जाए, सॉरी 10 ये हो जाएंगे भाई। 5 वर्ग के 2 शब्द आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 होता है 14 हो गए। फिर इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे अल्पप्राण के अंदर, तो अल्पप्राण के अंदर आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो 1, 3, 5 आ जाएगा, साथ में स्वर आ जाएंगे, साथ में वो भी तो आ जाएंगे अंतस्थ वाले, कौन कौन से, तो ये, र, ल, व, ठीक है। अब इसमें से उतारते हैं नीचे, क्या क्या उतारेंगे, इसको उतारेंगे। इधर 12 था तो इधर आ जाएगा, सॉरी इधर 24 था तो इधर आ जाएगा 12, यानी पहला और दूसरा। फिर इसमें से भी इसको उतारेंगे, लेकिन इसमें से भाई 13 करने तो एक है हटा देंगे, यानी स और स, 3 तो ये आ जाएंगे, है इसमें नहीं आएगा, है किधर जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से उतारते हैं इसको, तो ये 1, 3, 5 है, 1, 2 इधर गया तो 3, 4, 5 आता है, इसमें 3, 4, 5 आता है, साथ में स्वर आता है। अंतस्थ में अंतस्थ भी आएगा, चारों के चारों, य, र, ल, व, और साथ में है आता है। अब तो आ गया समझ में, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल। तो इनको ऐसे याद रखना है, कैसे बता देता हूँ वापस एक बार। इधर आएगा महाप्राण, इधर अल्पप्राण। महाप्राण में टोटल 14, इसके अंदर 30, ठीक है। 14 में से सबसे पहले आएगा हमारे उष्म व्यंजन, कौन कौन से, सबसे पहले स, फिर स, फिर स, फिर है, फिर उसके बाद पहला, सॉरी दूसरा और चौथा, फिर इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में स्वर, साथ में कौन से व्यंजन, अंतस्थ वाले यार, अंतस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड पोर्शन, जिसमें आते हैं हम सबसे पहले अघोष वाला है, फिर आता है हमारा घोष वाला। अघोष वाले में कौन कौन से आएंगे, तो अघोष वाले में सबसे पहले आएगा हमारा, इधर 24 था तो इधर आएगा 1, 2, 12, ठीक है। साथ में उसमें तो आएगा, लेकिन किसमें से क्या हटा देंगे, है हटाने के बाद आएगा। और इधर टोटल होते हैं 13, फिर इधर आ जाएंगे 31, इसका उल्टा, 13 का उल्टा 31 हो गया ना। इधर 1, 2 है तो इधर 3, 4, 5 आएगा, साथ में स्वर आएगा, साथ में अंतस्थ आएगा, साथ में उष्म आएगा, कौन सा, उष्म में है आएगा, सिर्फ है, हो गए 31। आगे समझ में। तो ये थे हमारे अल्पप्राण महाप्राण, जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और अब नहीं होना है कंफ्यूज। फिर आते हैं हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, जैसे और इस से। तो इस में कंफ्यूज होता है ना, कौन सा से है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करने 6 किस में आएगा, तो ये बनता है क प्लस स, ये होता है हमारा 6। फिर आएगा 6 3 ज्ञ, पढ़ते ना अपन ये 6 3 ज्ञ, तो त्रै बनता है तर तर त्रै त्रै तर से बनता है, ठीक है। ज्ञ ज्ञ ज और ए, ज और ए से बनता है, ज ज्ञ। फिर आता है स्र स्र, स शंकर वाला और र र वाला, रस्सी वाला र, इससे मिलकर बने होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल डिट्टो याद कर लेने। संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा मैंने एक ये और पढ़ा था, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो द्वित्व व्यंजन या युग्मक व्यंजन, और एक होता है व्यंजन गुच्छ। देखो द्वित्व व्यंजन होता है जब मतलब ये भाई भतीजे वाला काम है, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे कि एक तो स्वर रहित वर्ण हो, उसके बाद समान स्वर रहित सहित व्यंजन आ जाए, जैसे कि च है, इसमें देखो टुकड़े करें, ब प्लस ए प्लस च आधा, फिर प्लस च प्लस आ, ये टुकड़े हैं बच्चा का। देखो गलत थोड़ी लिखा है मैंने, सही लिखा है। अब इस टुकड़े में देखो स्वर रहित व्यंजन कौन सा, ये रहा
स्वर रहित, स्वर नहीं इसके साथ आगे। फिर इसके समान स्वर रहित, समान स्वर रहित, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन आ गया, समान है, च का च आ गया, उसे क्या कहेंगे, द्वित्व, डबल हो गए, क्या हो गए, डबल हो गए या जुड़वा हो गए, डुअल या जुड़वा कहलाएगा ये युग्मज, युग्म या जोड़ा है, जोड़ा है ना च का, तो इसलिए इन्हें युग्मज या, जैसे कि कच्चा, पक्का, चक्की, कुत्ता, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे द्वित्व व्यंजन या युग्मज। जबकि व्यंजन गुच्छ क्या होता है, स्वर रहित व्यंजन के साथ अन्य स्वर सहित व्यंजन आ जाए। देखिए संकल्प देखो, सम प्लस कल्प, देख तो डायरेक्ट कल्प देख लेते हैं, छोटा पड़ेगा ना, क प्लस ए प्लस फिर आधा ल, फिर उसके बाद प, उसके बाद स्वर रहित तो ये रहा, स्वर सहित देखो ये रहा, लेकिन ये सेम थोड़ी है, इसका भाई बहन थोड़ी है ये, प ला आना चाहिए था तब तो हो जाता लल्ला, लल्ला, लल्ली, लेकिन ये क्या है, ल और प, यानी आ तो रहे हैं, ये स्वर रहित भी आ रहा है, स्वर सहित भी आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं, युग्मज नहीं आ रहे, जोड़े नहीं आ रहे, तो इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, युग्मज, जो व्यंजन का गुच्छ, गुच्छा कहलाता है, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये हमारे मेनली व्यंजन की डेफिनेशन, व्यंजन की चर्चा की हमने आज क्लास में ये, और आशा है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से फटाफट रिकेप मार देता हूँ। देखो व्यंजन पढ़ा, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुंह के आंतरिक अंगों से टकराते हुए बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, उसे पूरा करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, टोटल 33 होते हैं, 33 में से स्पर्शी होते हैं 25, अंतस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या होता है, जब वो उच्चारण करे तब कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के अधिक स्थानों से स्पर्श करता हुआ निकलता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने टोटल 25 हैं, कितने वर्ग है 5, 5 जगह से निकलते हैं और एक वर्ण में 5 आते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं 5 5 5। कै वर्ग, कै ख ग गण है, च वर्ग छ छ ज ज है, ट ट ठ ड डण है, त त थ द दन है, प प फ ब ब में। ठीक है, कै वाला निकलता है कंठ से, त च निकलता है तालु से, ट निकलता है मूर्धा से, त निकलता है दंत से और लास्ट वाला निकलता है ओष्ठ से। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण न तो स्वर की भांति होता है, न ही व्यंजन की बात ही होता है। इनमें तो क्या होता है, न तो ये पूर्ण तरह से टच भी नहीं करते हैं, आधी तरह से टच करते हैं। इसलिए इसमें कौन कौन से आते हैं, य र ल व, कौन कौन से आते हैं, य र ल व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य र ल व। फिर आता है हमारा, इसमें से 2 क्या अर्ध स्वर कहलाते हैं, कौन कौन से, य और व। य और व क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं उस व्यंजन की, उस व्यंजन को होते हैं, कौन से होते हैं, जिसके अंदर उच्चारण करने के लिए घर्षण के द्वारा गर्म वायु बाहर निकलती है, उस व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, स है, इसी सीक्वेंस में याद करने हैं इनको। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ होते हैं। कंठ में कै वर्ग तो आता है, साथ में है और विसर्ग आता है। फिर मैंने आपको बताया च याद रखना है, ट ठ ड प, ये तो वर्ग हो गए, साथ में य र ल व सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ, य र ल व, फिर स है, फिर है वाले को नीचे से उठा के ऊपर फेंक देते हैं, साथ में उसके विसर्ग लगा देते हैं। ये हो जाता है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर। नासिक के वाले में सबके लास्ट वाले हर वर्ग का अंतिम वर्ण इसके अंदर आता है, इसमें मुंह के साथ नाक से भी वायु निकलती है। दंतोष्ठ, जब नीचे वाला दांत ऊपर वाले होठ से टकराते हुए निकालता है तब कहलाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, व और फ, कौन कौन से व और फ इसमें शामिल होते हैं। काकल्य, जब हमारे कंठ के नीचे स्थित काकल स्थान से वायु बाहर निकलती है, इसमें है और विसर्ग शामिल किए जाते हैं। वहीं वर्तस्य की बात करें, जो हमारे दांत और मसूड़े का जो मिलन बिंदु होता है उसके जस्ट ऊपर वाले से टच करके बाहर निकालते हैं वायु को। जैसे इसमें कौन से याद रखें, जसलीन से याद रखेंगे, जय स लैन, जसलीन। ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं प्रयत्न के आधार पर। मैं एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बाह्य। अभ्यंतर के अंदर कौन कौन से हैं, तो अभ्यंतर के अंदर स्पर्शी है, स्पर्श संघर्षी है और नासिक है। मैंने तीनों को एक साथ बताया था आपके, क्यों, क्योंकि हमने जो 25 पढ़े थे स्पर्श वाले, उनको 3 भागों में मेनली बांटा है, स्पर्श में, स्पर्श संघर्षी में और नासिक्य के अंदर। स्पर्श में आता है स है, जिसमें जो कि हमारे स्पर्श के अंदर हमारे वो आते हैं, च वर्ग को हटा देते हैं इसमें। देखो स्पर्श के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्पर्श में क वर्ग आता है, साथ में च नहीं आता, फिर ट आता है, त आता है और प आता है। ये व्यंजन, ये वर्ग आते हैं। इसमें लास्ट वाले पंचम वर्ण इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, तो पंचम वर्ण नहीं आएगा और चतुर्थ वाला नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे। यानी 4 चौको 16 इसके अंदर वर्ण शामिल किए जाते हैं। इस पर संघर्षी कौन से होते हैं, इसमें च वर्ग का शामिल होता है, च वर्ग का लास्ट वाला शामिल नहीं होगा, यानी 4 वर्ण यहाँ आ जाते हैं हमारे। फिर नासिक के वाले बताया था, जिसमें अंतिम वर्ण सारे इसके अंदर आ जाते हैं, 5 इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 25 वर्ण हमारे इसमें शामिल होते हैं, किसमें, इस पर व्यंजन वाले। तो फर्स्ट गया, सेकंड गया और लास्ट गया। इसके बाद आता है लुंठित व्यंजन। ये क्या होता है, जब
इनका उच्चारण करते समय वायु वायु है वो जिह्वा के ऊपर लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, या फिर जिसमें जिह्वा में प्रकंपन यानी कंपन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? र। कौन सा है? र। फिर संघर्षहीन की बात करें, जिसमें कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है, आराम से बाहर निकल जाते हैं, इसे इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और कौन से? ये और वह, ये और वह इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन, जब वायु जिह्वा के पार्श्व स्थान से बगल वाले स्थान से बाहर निकल जाती है, इसका एग्जाम्पल है ल। फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, जब 2 बार जीवा टच करके उच्चारण करें, ड और ढ बिंदी वाले। ठीक है, ये हो गए हमारे अभ्यंतर वाले। फिर बाह्य बाह्य प्रयत्न वाले कौन कौन से? तो 4 प्रकार के, मेनली 2 आधार पर 4 प्रकार के। एक तो प्राणवायु के आधार पर, एक है कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। वहीं कंपन के आधार पर घोष और अघोष होते हैं। मैंने आपको इनको एक साथ बताया था, कौन कौन से? वापिस बताऊँ एक बार? ठीक है, देखो, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में 30 वर्ण, इसके अंदर हमारे 14 वर्ण होते हैं। 30 वर्ण में कौन कौन से आते हैं? स्वर आता है, 1 3 5 आता है, साथ में अंतस्थ आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें 2 और 4 आते हैं, साथ में उसमें व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अघोष वर्ण और एक आता है घोष वर्ण। अघोष इधर रखते हैं, घोष इधर रखते हैं। अघोष वर्ण में और घोष वर्ण में इधर आते हैं हमारे 3 4 5, इधर आता है 2 1 1 2, इधर आता है स्वर, इधर आता है उसमें व्यंजन। उसमें वैसे है हट जाता है, यह कहा जाता है, यहाँ पर है आ जाता है, साथ में साथ में है हट जाता है इधर आ जाता है, साथ में वो हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, यह लव है। ये हो गया हमारे 4 टाइप के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे खत्म। फिर द्वित व्यंजन बताए थे, जब स्वर ही जो व्यंजन है उसके बाद स्वर सहित व्यंजन आ जाए लेकिन सेम आए, तब तो हो जाएंगे वो द्वित व्यंजन या फिर युग्मज व्यंजन। लेकिन अगर समान नहीं आए उस कंडीशन में उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यहाँ पर फिनिश होती है। फिर अगली क्लास में हम थोड़े से आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आएंगे इसके। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए निकाले हैं, कुछ क्वेश्चंस निकाले, तो हम साथ में मिलकर उसके क्वेश्चंस करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, या है कुछ भी समझ लो आप इसे, कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम निकालते हैं, लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं आता ना, फिर थोड़ा हमें भी डिमोटिवेशन फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की। साथ में हमने कंटेंट को भी आजकल टाइप करना की कोशिश की है, ताकि आपको अशुद्धियों से बचा जा सके। और फिर कुछ चीज़ें टाइप की हुई अच्छी लगती है, जहाँ हमें मौका मिलेगा जितना आपके लिए अच्छा कर पाएंगे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ में आपसे थोड़ा निवेदन यही रहेगा कि आप हमें अच्छे से अच्छे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, अपने भाई बंधुओं को, सखाओं को, जो तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, उन्हें जोड़ें। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आएँ आप, वहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF आपके लिए वहाँ अवेलेबल है। साथ में जो भी न्यूज़ होती है जो आपके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होती है वो आपके लिए वहाँ डाली जाती है। इसके अलावा हमारे डिस्कशन ग्रुप है, उस डिस्कशन ग्रुप में आए, आपकी चर्चा करें, और जो भी डिस्कस करना है, जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे। तो ये सभी माध्यम आपके लिए खोले गए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।